नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज खास चर्चा होगी तो टॉपिक हमारा रहेगा जो इस वक्त बोल्ड सिनेरियो बन चुका है, जो इजराइल और यूएस एक तरफ हैं और ईरान एक तरफ है, जो वार है इनमें। और ये मुझे लगता है 10th डे होगा आज वार का। तो इससे क्या वर्ल्ड की इकोनॉमी है, जो एनर्जी सप्लाई, ऑयल सप्लाई और दूसरे भी जो इस वक्त सिचुएशन बनी है वर्ल्ड, क्या थर्ड वर्ल्ड के भी चांस हैं। 28 फरवरी को ही ये दिन क्यों चुना गया, इसके क्या प्रीव्यू है और इसमें रशिया चीन का क्या रोल रहेगा, और वो जो अरब कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज हैं, पर्शियन गल्फ की कंट्रीज हैं, उनका क्या इसमें रोल रहेगा और क्या असर हुआ उन पर, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उनकी पावर बढ़ गई है, अब वो लोग किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो लास्ट मिनट तक वो जंग लड़ेंगे। और उन्होंने क्या किया है, जो उन्होंने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर, तेल अवीव सिटी में, यूएस बेस से जितने उस एरिया में जो चलती शिप्स के ऊपर अटैक किया उन्होंने, और जो उनके अलाई से अजरबैजान है, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड एमिरेट्स, तो ये जो अटैक होते हैं ये जो दिखाता है कि एक ही जगह से बगैर अपनी एयर स्पेस के बाहर गए हुए ईरान ने ये अटैक्स किए हैं। इससे पता चलता है कि जैसे ही ईरान को पिछले कई सालों से सैंक्शन लगे थे, ईरान ने अपनी इंडिजिनस फैक्ट्री बनाई है ड्रोन्स की, वहां से वो बटन दबाते हैं और अल्टीमेटली 15-16 कंट्रीज के ऊपर अटैक हो रहा है साइमल्टेनियसली। इससे पता चलता है कि ये जो युद्ध है ये लंबा खिंचने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी जो सिनेरियो है इसमें कल की ही बात है कि ईरान ने बहरीन की ऑयल रिफाइनरीज को तबाह किया और आग लगा दी है। और बहरीन ने ये डेंजरस है और इसके रिटेलिएशन करते हुए अब इजराइल ने भी उनकी काफी ऑयल रिफाइनरीज को किया। और अभी जो ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है वो इन गल्फ कंट्रीज की ऑयल रिफाइनरीज को अटैक कर रहा है ताकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है जो है उसी को हम तबाह किया जाए। और बहरीन ने कल क्या किया कि दुनिया में एक लीगल वर्ड है, उसको उन्होंने फोर्स मैजूरो करके एक लीगल टर्म है। तो फोर्स मैजूरो क्या है, उन्होंने उसको क्लेम किया है कि फोर्स मैजूरो क्या होता है, जब भी दो पार्टीज में कंट्रैक्ट होता है कोई चीज सप्लाई करने का, अगर कहीं दो कंट्रीज के बीच में होता है और अगर सारी ऑयल वर्ल्ड को सप्लाई करने से बंद कर दिया है, और शुदा अगर ऐसा ही बाकी गल्फ कंट्रीज फोर्स मैजूरो करती हैं तो ऑयल क्राइसिस जो ऑलरेडी डीपन हुआ है वो कहां जाएगा। डॉक्टर साहब, जो आपने कहा ना, जब मैं बात मानता हूं, एक तो सप्लाई, ऑयल सप्लाई चेन या एनर्जी जो भी है, तो उससे भी काफी, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी जो इकॉनमी है ना, जो गल्फ कंट्रीज टोटली इन पे है, सप्लाई पे ऑयल। दूसरा वहां पे तो वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं और ये टूरिस्ट सेंटर है, टूरिज्म का भी बहुत ज्यादा है। इन हालात में वहां लोग कैसे, और बहुत से लाखों की तादाद में मुझे लगता है बहरीन कंट्रीज में, इसमें जो गल्फ कंट्रीज में हमारे इंडियंस भी हैं और काफी ये। तो मैं ये कहता हूं, देखिए, अगर डॉक्टर साहब आपने बात की कि ये लड़ाई लंबी खींचेगी, तो लंबी खींचने के लिए एक मैं बताऊं, डिफेंस सिस्टम ईरान के पास होना चाहिए। डिफेंस सिस्टम में ये नहीं अपना डिफेंस अटैक करने के लिए। तो अभी रिसेंटली रशिया ने जो 35 सुखोई एस सप्लाई आ रही है, और जैसे नाटो वगैरह ने या यूरोपियन कंट्री ने यूक्रेन को वेपन देके इन्वॉल्व रखा लंबी लड़ाई की तरफ, ऐसा ही ईरान को चाइना और रशिया, पर्टिकुलर दो कंट्रीज इस वक्त फुल सपोर्ट करेंगे। हार्मोज अगर स्ट्रेट बंद होगी तो कौन कौन सी कंट्री जो सप्लाई ऑयल सप्लाई है उसके थ्रू आती है, उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये बहुत है। और आगे बात श्रोता, हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बारे में। तो वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है श्रोता? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटा सा एरिया है, जैसे इंडिया का जो टिपिकल चिकन नेक जैसा ही मिलता जुलता एरिया है। ये समुद्री इलाका है, मैरीटाइम नैरो पैच है। ये अरब सागर, अरेबियन सी
को कनेक्ट करता है आगे जाके गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ ओमान को, गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है ये पर्शियन पर्शियन दोनों बीच में। ये जो छोटा सा रास्ता है ये तकरीबन 150 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसकी जो चौड़ाई है 33 टू 95 किलोमीटर, यानी कि 33 से 90 किलोमीटर छोटे से मार्ग से दुनिया भर के जहाज जाते हैं। इतने तंग जगह से अगर इतने मैरी टाइम पे जहाज गुजर करते हैं और जिसको ईरान ने बंद कर दिया हुआ है, तो क्योंकि उसके इस साइड क्या कंटिन्यूटी रहेगी बंद की जी थोड़ा सा, जब तक ये युद्ध नहीं खत्म होगा ये ईरान मतलब के पास सेफ पैसेज नहीं है, सेफ पैसे नहीं है, ईरान ने बंद ही कर दिया है। नहीं बंद कर दिया होगा तो वहां पे भी अभी जो यूएस ने स्ट्राइक किया है वहां की जो इन्होंने बंद किया था वहां उस पे, लेकिन फिर भी दोबारा वापस आएंगे और वो एक सेफ पैसेज नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज सेफ नहीं होगा। ईरान के पास उनका भी जो एआई सिस्टम इफेक्टिव है, तो कोई भी शिप वहां से जाएगा तो ईरान उसको इजिली वहां पे पैसेज नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेगा, तो डेंजरस रहेगा। ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है श्रोता, उसके पास अब सिवाय स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। तो इंडिया का 20 to 25% जो ऑयल है उस रास्ते से आता है और इंडिया का चाइना का भी आता था, 40% सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में आ गई एलपीजी। 40% जो एलपीजी है भारत की जो गैस है जो है वो जो है वो इस रास्ते आती है और सबसे इफेक्ट ही कुकिंग गैस के ऊपर होना हुआ। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, अभी मैं बिल्कुल आपका प्लीज आप थोड़ा सा, आज अखबार पढ़ रहा था, आज में लिखा था उसके हेडलाइन क्या थी, वो जो उसमें लिखा था रसोई से लेके सेंसेक्स तक सब सारे इफेक्ट हुए हैं। सेंसेक्स निफ्टी 200 अंक नीचे गिरा है, पूरा नीचे चला गया है, शेयर मार्केट डाउन हो गए हैं और रसोई में कुकिंग गैस के ऊपर है। हालांकि जो ऑयल का भंडार, श्रोताओं को डरने की जरूरत नहीं है, भारत का कम से कम 40-45 डेज का ऑयल भंडार रिजर्व अभी इंडिया में है और भारत ने ऑल्टरनेटिव रूट्स, यानी अब अमेरिका ने भी बोल दिया है कि इंडिया को आप रशिया से तेल ले लो, हालांकि ही हैज नो अथॉरिटी टू से टू इंडिया। और भारत का ऑलरेडी वेनेजुएला से भी और ऑयल आना शुरू हो गया है। तो बात वो नहीं, बात ये है कि आने वाला जो वक्त है वो पूरे वर्ल्ड वाइड क्राइसिस, पर्टिकुलरली नेटो कंट्रीज को ऑयल का वहां क्राइसिस वो शुरू हो चुका है। तो नेटो कंट्रीज का जो ऑयल है हो चुका है, इसलिए हम लोग स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर हमने चर्चा की थी। जैसा ना जो दोबारा स्टेट ऑफ हार्मुज को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती थी, ऐसी चीज है। और देखिए आपने कहा इंडिया की सप्लाई लाइन इस पे है, हमने क्या किया, जो हमारा चाबहार पोर्ट थी, जो एक आप कह सकते हो जो हम सेंट्रल एशिया में जाते थे, जो सेंट्रल एशिया का रास्ता चाबहार जो बंद हुआ हार्मुज के रास्ते, लेकिन उसके पहले चाबहार हमने बंद किया। रशिया का तेल जो चीप था वो हमने इंडिया नहीं ले सकता। अभी जो आपने बात की कि टोटल डिपेंडेंसी जो है किस पे है, अमेरिकन तेल पे। कोई भी तेल अभी जो आपने कहा वो तंज खसा है कि 30 दिन के लिए ले लो वहां पे, वही कैसे पहुंचेंगे हम हार्मुज में, जहां रशिया का तेल कैसे आएगा, कैसे सप्लाई आएगी, कैसे पहुंचेंगे अफगानिस्तान, कैसे पहुंचेंगे ताजिकिस्तान, जहां आगे जो रास्ता है, और कैसे हम चाबहार जो है इसमें तो बजट भी नहीं दिया और वो डिफंक्ट है, जैसे गवादर चाइना के लिए डिफंक्ट है। तो इसका एक ही है कि टोटल डिपेंडेंसी हमारी जो हो गई है किस पे, स्टेट ना, स्टेट जो भी हमने सप्लाई लाइन है, एनर्जी लाइन है, चाहे तेल है, गैस है, किस पे, यूएस पे, जहां और आप कहीं जो, लेकिन यूएस कंट्रोल पे कहीं से भी कीजिए कि आप लोगे वो यूएस कंट्रोल होगा उस पे। अभी आप डॉक्टर साहब ये बताइए, क्योंकि चाइना का भी मलक्का आगे है, हार्मुज वो भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए सप्लाई, किसकी सप्लाई, ये जो ऑयल की, जहां गैस कुछ भी है जो रशिया से लेता था चीप रेट। अभी वो बताइए क्या उसके पास क्या अल्टरनेटिव है, चाइना के पास जो हमने बात की थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि हाउ रशिया और चाइना का जो रूट है, जब वो बात करें आप। तो चाइना और रशिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास ऑल्टरनेटिव रूट है, सबसे बड़ा है ये बच्चे जो साइबेरिया मंचूरिया रूट, जो साइबेरिया से शुरू होके मंचूरिया डिफिकल्ट टेरेन है रशिया से, और नॉर्थ ईस्ट जो चाइना है
वहां पर मंचूरिया में खत्म होता है। ये बोथ लैंड कनेक्टेड एज ए रेलवे कनेक्टेड है, तो दोनों तरफ से ये कनेक्टेड है, ये रूट रेलवे कनेक्टेड और लैंड कनेक्टेड। सो चाइना और रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना और रशिया तो ईरान को सपोर्ट करता ही रहेगा थ्रू वेपन्स, थ्रू एनर्जी, थ्रू एआई, थ्रू एवरीथिंग, और सब जेट्स भी। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अगर ईरान के पास रिसोर्सेज खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन चाइना और रशिया का जो सपोर्ट है उनको, आज ही चाइना के प्रीमियर और रशिया के प्रीमियर ने मुस्तफा खमनाई को मुबारकबाद दी है और उनको रिकॉग्नाइज किया है कि हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। और अमेरिका पहले को कंडोलेंस की है और अमेरिका को एक वार्न भी किया है कि अब अगर मुस्तफा खमनाई को कुछ करते हैं अमेरिका, तो देन हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। श्रोताओ, एक और बात आपसे मैं करना चाहता था कि ये जो युद्ध हुआ है, इसमें एक चीज तो हो गई थी कि क्लियर हो गया है कि जो चाहता था अमेरिका वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो ईरान के ऊपर पिछले कई सालों से जो सैंक्शंस लगी थी, उसमें ईरान ने अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी काफी डेवलप कर ली थी। और उस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से लार्ज स्केल पे जिनको ड्रोन सिस्टम है वो इतना डेवलप कर लिया है कि दुनिया, एटलीस्ट इंडिया को एक सीख लेने की जरूरत है। तो आपको पता है इंडिया की 4th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस है वर्ल्ड में, और उसके मुकाबले में ईरान कुछ भी नहीं। लेकिन एक फील्ड है जो हमें उनसे कुछ सीखना है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट की थी कि आर्मी को भी रॉकेट फोर्स दे दो। रॉकेट फोर्स का मतलब है और रॉकेट फोर्स का मतलब है कि आर्मी के अंडर ही ड्रोन होने चाहिए, आर्मी के अंडर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, साइबर जो वॉरफेयर है वो पूरे आर्मी के कंट्रोल में होना चाहिए, और टारगेटेड प्रिसीजन मिसाइल्स जो हैं वो भी आर्मी के अंडर होनी चाहिए। हालांकि इंडिया ने काफी काम किया है, एआई से हो सकता है ना। और इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि जो रॉकेट फोर्स है पूरी इस वक्त इंडियन नेवी के पास तो है, इंडियन एयर फोर्स के पास भी कुछ हद तक है, लेकिन इंडियन आर्मी के पास नहीं है। और उनका ये जो कहना है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कहते हैं जो आने वाले युद्ध है जैसे अभी हुआ है, इट इज ऑल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर भारतीय जो थल सेना है, इंडियन आर्मी है, अगर उसके पास भी ये रॉकेट फोर्स आती है तो इंडिया का मुकाबला फिर दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने लार्ज क्वांटिटी में ड्रोन ईरान बना रहा है, हम उतनी लार्ज क्वांटिटी पे ड्रोन नहीं बना पा रहे हैं। तो ड्रोन का सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, सबसे सस्ता काम है ना, आपको फाइटर जेट्स यूज करने हैं, ना आपको पैसे लगने हैं, बस आपने एक बटन दबाना है और ड्रोन गया। नहीं, ड्रोन गया, देखो डॉक्टर, ड्रोन गया, लेकिन ड्रोन जो गया उसको प्रॉपर्ली हिट करना है। उनके डिफेंस सिस्टम जो है, हाँ, वो सर वही तो बात है, डिफेंस सिस्टम, इसीलिए दूसरी कंट्री का। तो आने वाले वक्त में हमने ऑपरेशन एआई देखा, पाकिस्तान ने हमारा कोई मुकाबला एक्सेप्ट ड्रोन के जरिए उन्होंने मुकाबला किया, नहीं तो कोई मुकाबला नहीं कर सका। इसलिए ड्रोन को हमें लार्ज स्केल पे उत्पादन करना पड़ेगा। ड्रोन के कितने आए जम्मू में, आपने देखा, जो हमारा S-400 था, हमने तबाह कर दी, लेकिन हमें एक रास्ता तो दिखाया कि ड्रोन शक्ति है जिसमें ज्यादा फाइटर लगते नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं उसी को मॉडर्नाइज, जो इंडिजिनस नहीं चलेगा सिस्टम जो है उसमें मॉडर्नाइज AIG का इंडिया ऑलरेडी सर मॉडर्नाइज कर रहा है। इंडिया ने ऑलरेडी जो आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया ने अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी यहां से लेके उन्होंने बगैर पाकिस्तान की टेरिटरी में इवन मुरीद के जो कि लाहौर के पास है, और इवन सिंध के पास उनके टेररिस्ट अटैक्स को अटैक किया है। तो अगर वो प्रोसीजर अटैक्स थे, लेकिन और इंटरसेप्टर भी नहीं हुए। और लार्ज स्केल पे ड्रोन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे होनी चाहिए। इसीलिए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि उनके हाथ में रॉकेट फोर्स होनी चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील करूंगा कि उनकी ये डिमांड को माना जाए, और भारत की जो आर्म फोर्सेज है, जो पर्टिकुलरली जो थल सेना है, उसके पास भी ये जो रॉकेट फोर्स हो, तो फिर मुझे लगता नहीं कि हम चौथे से दूसरे तीसरे स्थान पे आ सकते हैं, क्योंकि चाइना में रॉकेट फोर्स आर्मी के पास है। तो लेकिन ज्यादा जो हमारा DRDO और रिसर्च वर्क करता है, ये जो आपने एक डिमांड जो रेज की, और ये डिमांड बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमने वहां पे भी बात की है कि भाई हमारी जो स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड, और देखिए वहां काम आए, और हम भी जो अज़ायर के पास है, जो है, या US के पास है, जो अगर ईरान के पास भी अगर नहीं होती, ये कैसे ये मुकाबला करता। और हमें देखिए, हमें अभी हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इंटरनेशनल जो हमने रिलेशनशिप है, रशिया ठीक है, हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है,
तो जो हम ये भी चाहते हैं कि जो ईरान के साथ जो संबंध है ये दोबारा रिवाइव हो। ठीक है, हम न्यूट्रल हैं इस लड़ाई में, इजराइल के साथ है और नाम, लेकिन ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा टिल्ट कर गए हैं। जो हमारा पुराना जो एक अटल बिहारी वाजपेयी के जहाँ नेहरू के टाइम था, जहाँ पीछे था, उससे हम थोड़ा डिविएट कर रहे हैं। वो हमारे इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं लगता है आने वाला वक्त। ठीक है, लेकिन फिर हम हो जाएंगे टोटली डिपेंडेंट यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ। फिर हम नॉन अलाइन जहाँ मल्टी पोलर वर्ल्ड की तरफ नहीं जा रहे हैं, डीडोलराइजेशन नहीं, ब्रिक्स है। तो हमें बैलेंस रखना है, जैसे हमने पहले कई बार कहा, यूएस और चाइना में, और यूएस से ही बचना है, चाइना से ही बचना है। जो सारे इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, और जो आपने पहले बात की, जो ईरान है, जहाँ जो कहते हैं कि ज्यादा सख्ती से जो नया लीडरशिप आ रही है, ज्यादा, तो वो एक आप कह सकते हो जख्मी जो शेर है, मतलब जो बॉन्डेड टाइगर बॉन्डेड लाइन की तरह एक्ट करेगा। तो एक ही हल है, अगर मैं थोड़ा सा फिर और कोई अगर आपने जोड़ना हो इसके बारे में, कि आगे लंबी जंग न जाए एक, क्योंकि किसी के इंटरेस्ट में नहीं, तो वर्ल्ड प्रोग्रेस करे, पीस की तरफ जाए, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आए, वो एक ही हल है, लंबी नहीं खींचे। तो वो ये है कि ये जो कंट्रीज हैं जहां मिलिट्री स्टेशन हैं, ये दबाव डाले, जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिनकी अगर इकॉनमी अगर ये कंटिन्यू रही तो ईरान मुझे लगता है आने वाली जो बात होगी, क्योंकि मिलिट्री स्टेशन यूएस ने इस्तेमाल करने, कहां से कहेगा, जो वो शिप अपना वारशिप से करेगा इतना, वो वही मिलिट्री स्टेशन होंगे, वहीं से अटैक होंगे। इजराइल से भी अटैक करना इट इज नॉट इजी, तो इससे अटैक होंगे। तो वो ये सारा वहां जो बड़े बड़े टावर इकट्ठे किए हैं, इकोनॉमिक जो इकोनॉमी के सेंटर हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी के, मुझे लगता है वो लंबा जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बेटर सेंस प्रिवेल करे। तो यही जो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्री है, बिल्कुल यूएस के क्लोज है, सिचुएशन को समझे तो किसी तरीके से, ठीक है, जो ईरान है वो तैयार है, उसकी लीडरशिप भी तैयार हो जाएगी जो यूरेनियम को इनरिचमेंट करने के लिए। वो नहीं, उन्होंने पहले भी कहा है कि हम नहीं कर रहे हैं। तो जो नई लीडरशिप है, लेकिन ये मैं बता दूं, नियर फ्यूचर में कोई, जैसे उन्होंने कहा लिबरलाइज वहां पे कोई रजीम आएगी, जैसे पहलवी की बात नहीं, पहलवी की बात वैसा पॉसिबल नहीं। हमें इसी आने जो रजीम इस वक्त है जो है, इसी से समझौता करना पड़ेगा इजराइल को, जो भी है, और गल्फ कंट्रीज को भी, मुझे लगता है। और आज बताइए डॉक्टर साहब, उस पर बात करने एक मुझे आया, ये कहाँ है इस्लामिक वर्ल्ड ब्रदरहुड, ये कहाँ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज? क्या ये जो सऊदीया पाकिस्तान तक है? क्योंकि सर इस पे बात करें थोड़ा, सब आपने जैसे बताया कि जो एक कहते हैं तुर्की का जो अरोगान है, वो कहता है कि अस्मानिया का अटोमन अंपायर करना है। जब से यूएस ने ईरान पे अटैक किया है, किसी भी इस्लामिक कंट्री से कोई आवाज नहीं आई, सारे चुप बैठे। हालांकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील चल रही है और सारे चुप बैठे हैं, क्योंकि सबने ईरान की ताकत देख चुके हैं। वो कोई भी ईरान के फेवर में नहीं आया, और अगर कोई ईरान के फेवर में आया है इंडिया में काफी ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान के फेवर में आई हैं। अदरवाइज कोई भी डेमोंस्ट्रेशन हुई, इंडिया में काफी कंडेम किया गया, अपोजिशन रैली में कंटेस्ट हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, लेकिन इंडिया को छोड़ के कोई भी कंट्री ईरान के फेवर में नहीं है। अब आपने उसी को बात करूंगा, जो सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ किया, क्या एप्रीहेंशन से मुझे मेरे पे कौन अटैक करेगा, मुझे किस बात? इसका मतलब है, पहले आपने पाकिस्तान कहा, सऊदीया पाकिस्तान के साथ कर रहा है, अपना डिफेंस ले रहा है। इसका मतलब ईरान से सऊदी अरेबिया बचना चाहता है, जो आपने कहा कि कहाँ रही है इस्लामिक वर्ल्ड। अब्राहिम अकार्ड हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान एक, ठीक है, इस वक्त पूरा इंडिपेंडेंट और मुकाबला कर रहा है फोर्सेस का। और जो आपने कहा कि इंडिया में हमारे जो यहाँ के एक जो शिया कम्युनिटी के लोगों ने भी किया, अपोजिशन ने भी किया, और हमने जहां तक अभी भी आज हम कह रहे हैं
कि आपने भी कहा कि ईरान इस भी हमें इक्वल रखना चाहिए डिस्टेंस, इक्वल इस बात से, क्योंकि हमने कोई नहीं इजराइल का कोई डिफेंडर है, ना ही हम यूएस के हैं और ना ही हम सऊदीया के हैं। क्योंकि अगर कोई समझौता हुआ है कोई डिफेंड करने का, कोई कोई तो वो हुआ है किसमें, सऊदीया और पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान और किसके किया, ईरान से बचने के लिए। तो पाकिस्तान तो ईरान के साथ है ही नहीं, एक मुस्लिम कंट्री की, गल्फ कंट्री भी चली गई, तुर्किया भी कोई साथ नहीं दे, वो और कौन दे रहा है सपोर्ट। करते हैं कि ये जंग जल्दी खत्म होगी, जो नहीं होने वाली है, लेकिन भारत का जो न्यूट्रल स्टांस है अभी तक रहा है वो रहना चाहिए। तो भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है, ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है, और भारत का जो चाबहार एयरपोर्ट जहां पर हमने इतना इन्वेस्ट किया है वहां उसको हमें रिवाइव करना ही होगा, क्योंकि भारत का काफी कुछ स्टेक्स है। और चाबहार एयरपोर्ट जो सी पोर्ट है वहां से हमारा अफगानिस्तान के थ्रू रूट भी है, तो हमें अफगानिस्तान को भी सपोर्ट करना है, ईरान को भी सपोर्ट करना है, और हमारी जो अलाइज सपोर्ट करना है। और इसका एक ही तरीका है, हम लोग ब्रिक्स कंट्री को एक दोबारा सम्मेलन मिल सकते हैं। रशिया चाइना ऑलरेडी ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और हम न्यूट्रल कंट्री हैं, हमारा एक अलग नॉन अलाइंड मूवमेंट हमारा पुराना स्टांस रहा है। और किसी भी सूरत में हमें इस प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो इस जंग की गर्मी है भारत तक पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में पेट्रोल महंगा होने वाला है। सबसे बड़ी बात कुकिंग एलएनजी गैस है, उसकी शॉर्टेज हो चुकी है। मैं आज देख रहा था बेंगलोर में 4-5 रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं वहां पर, क्योंकि वो सिर्फ एलएनजी की वजह से, पर्टिकुलरली कुकिंग गैस की सप्लाई कमर्शियल। और अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि 25 दिन के से पहले आप सिलेंडर बुक नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो जंग के असर है इंडिया पे पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये जंग खत्म होए, और भारत अगर चाहे तो अपना ये रोल प्ले कर सकता है, मीडिएटर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच में मीडिएटर काम कर सकता है, और ये जंग जल्दी खत्म हो सकती है। तो इसी के साथ तो ठीक है डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि यूएस हमें उसकी भी जरूरत है, ऐसी बात नहीं, हमें इजराइल की जरूरत है। हमने जो एआई टेक्नोलॉजी वहां पे भी डिपेंडेंसी है, तो ईरान पे हमारी डिपेंडेंसी अपेरेंटली है, क्योंकि चाबहार और हमारा एक ही रूट है जो हमारी सप्लाई लाइन, जैसे आपने कहा 20, और उससे हमारा जहाँ क्या क्राइसिस हो गया है, जो ऑयल का है, जहाँ गैस का है, जहाँ कुकिंग गैस, जहाँ दूसरे हैं, तो हमें एक सेल्फ रिलायंट की तरफ से चलना चाहिए, कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ भी जाना चाहिए। और एक जो हमने बैलेंस करके, जैसे आपने कहा बैलेंस करके रिलेशनशिप है जो इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो वो रखने पड़ने, तो फिर हम यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जाएंगे। फिर यूएस पे हमारी डिपेंडेंसी हो जाएगी, ब्रिक्स को रिवाइव करना, ब्रिक्स के साथ जाना, डीलिबरेशन की बात करनी, और मल्टीपोलर नॉन अलायंस की सपोर्ट करना, वो है तभी है कि जब हम चाबहार जो पोर्ट है और जे वाला जो रूट है हमारा, वो रशिया से एक महीना इसको ही एक्सटेंड आपने करना पड़ेगा, नहीं तो जहां पे जो रेट है ना गैस के, तो यूएस अपने रेट उस पे देगा, मोनोपोली है। फिर देखना क्या गैस की या कुकिंग गैस की है, तो हमें अपना भी इंटरेस्ट देखना चाहिए कि इंडिया के क्या इंटरेस्ट में है। तो अपनी जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है, जो हमारे फॉरेन रिलेशन पे है, तो इस पे एक गंभीर चर्चा की जरूरत है। तो अपोजिशन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस वक्त यूनाइटेड होना चाहिए। एक पूरा इंडिया की जो आपकी जियो पॉलिटिक्स कहते हो, जहाँ जियो इकॉनमी, जहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेंटी है, जहाँ डिफेंस रिलेटेड है आप कह सकते हो, जहाँ इकॉनमी जो भी हमारे यहाँ पे है, तो जे कायम रहेगी, तो हिंदुस्तान आने वाला वक्त में तो अपने आप को सर्वाइव की बात कर रहा हूं मैं इस पर। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये काफी आज के लिए, तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।